वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। देखो, ऐसा हुआ था कि हमने ये तय किया था कि डेली हम एक प्रयोग करेंगे और आप उस प्रयोग पे मेहनत करोगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन टैग्स। आज हम क्वेश्चन टैग सीखना चाहते हैं। क्वेश्चन का मतलब तो सबको ही पता है, सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं। टैग माने होता है पुछल्ला। वो छोटे बच्चों का पतंग उड़ाना अगर देखा हो कभी, जब पतंग बहुत हरकत करती है, ऐसे ऐसे घूमने लगती है, तो वे लोग पीछे एक पूंछ बांध देते हैं। ये टैग या पुछल्ला होता है। क्वेश्चन टैग, ए टैग ऑफ क्वेश्चन। ये टैग क्वेश्चन भी कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग्स भी कहलाते हैं, और दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह से मतलब बिना इनके स्पीकिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती। स्पीकिंग में एज ए रूल हर 4-5 सेंटेंस के बाद यू हैव टू यूज वन क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन टैग का उपयोग 2-5 सेंटेंस के बीच में होना चाहिए। ये एक तरह का गरम मसाला हो जाता है भाषा में। इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए क्वेश्चन टैग्स यूज किए जाते हैं। ये इसका पहला फायदा है, पहला सही उपयोग है। दूसरा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं और पर्याप्त गलत भी होते हैं। तो हम इन पे आज बात करते हैं। इसकी आदत धीरे धीरे विकसित होगी। वी यूज क्वेश्चन टैग्स at the end of a statement to ask for confirmation। क्वेश्चन टैग का जो उपयोग है वो होता है सामने वाले से ये कंफर्म करने के लिए कि उसने हमारी बात सुनी है या नहीं। टू आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम अवर लिसनर, जो हमारा सुनने वाला है वो सुन भी रहा है कि नहीं। जैसे बचपन में कहानियां सुनी होंगी ना, दादी नानी की। कहानी सुनने में एक भूखा भरने वाला पैटर्न होता था। सामने वाला एक सेंटेंस बोलता है, हम हूं कह दें, फिर वो अगला सेंटेंस बोलता है, फिर वो हूं कह दिया जाता है। अगर दो एक सेंटेंस तक वो हूं का ना भरा जाए तो उसे मालूम पड़ जाता है कि अभी लोग सोने लगे। इसलिए सामने वाले से हूं का भरवाने का पैटर्न क्वेश्चन टैग होता है। दे मीन समथिंग लाइक ऑल राइट, ओके। ये कुछ ऐसा अर्थ होता है कि ठीक है ना, जो भी कहा हमने वो ठीक है। और डू यू थिंक सो, माने क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। जब ये अफर्मेशन हम सामने वाले से चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन टैग यूज करना होते हैं। दे आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश। बहुत सामान्य प्रक्रिया है। फ्लुएंट इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में बीच बीच में क्वेश्चन टैग आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग। अब जो क्वेश्चन टैग है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, फिर नोट, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहीं से बात शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सीधी लिखी है हमने, मतलब हमेशा यूज करना है। सब्जेक्ट भी बिना किसी बंधन के लिखा हुआ है, हमेशा उपयोग में आना है। बट नोट इज रिटन इन ब्रैकेट। लेकिन नोट को हमने ब्रैकेट में लिखा है। एक काम ये हुआ इसके साथ, और दूसरा ये कि नोट कुछ अलग तरह से लिखा है, एन एपोस्ट्रोफी टी। अब ये नोट जो है ये बोलने वाला नोट है, वो एनओटी वाला नोट जो होता है वो लिखने वाला नोट होता है। हिंदी के मीनिंग में भी ये अंतर है। एनओटी का मतलब होता है नहीं, और ये एन कॉमा टी का मतलब होता है नहीं। कैन यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन नहीं एंड नहीं। बोलचाल में नहीं बोलता है, नहीं नहीं बोलता। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमेशा आना है, सब्जेक्ट हमेशा आना है, नॉट ऑप्शनल है। और ऑप्शनल का तरीका ये है कि ए पॉजिटिव स्टेटमेंट हैज नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एंड अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव, तो फिर टैग नेगेटिव होगा। मान लो सेंटेंस है यू आर ए टीचर, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले लिखेंगे। नोट इस तरफ नहीं है तो लिखा जाएगा आर यू। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग था। ए नेगेटिव स्टेटमेंट हैज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। क्यूटी लिख दिया है मैंने क्वेश्चन टैग को। ए नेगेटिव स्टेटमेंट हैज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो फिर टैग अफर्मेटिव होता है। जैसे यू आर नॉट ए टीचर, आप टीचर नहीं हैं, तो पूछेंगे हो क्या। यू आर नॉट ए टीचर, आर हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट चूंकि सेंटेंस में है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, आर यू।
जब हम कहेंगे यू आर ए टीचर, तो लपेट जो टैग लगेगा इसके बिल्कुल पीछे वो होगा आंट यू। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, यू आर नॉट ए टीचर, तो फिर होगा आर यू। ये एक धुन में बोलना है। अभी ईमानदारी से अगर खुद से पूछूं तो यू हैव नेवर यूज्ड क्वेश्चन टैग्स इन योर स्पोकन लैंग्वेज। आपने बोलने में कभी क्वेश्चन टैग का उपयोग नहीं किया है। और जो मैं कहता रहता हूं अक्सर, चमत्कार बिल्कुल नहीं होते, प्रैक्टिस होती है, अभ्यास से काम बनते हैं। तो जो काम आज तक नहीं किया वो 1 मिनट में सीख जाओगे, चमत्कार की उम्मीद है। यू हैव टू डू रेगुलर प्रैक्टिस, पर्याप्त प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तब ये चीजें आदत में आती। नाउ लेट्स डिस्कस सम रूल्स फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ नियम कायदे हैं, हर भाषा के होते हैं, देख लेते हैं। फॉलो द रूल्स बिलो। इन नियमों का पालन करना चाहिए, याद रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट मैचेस द सब्जेक्ट इन द टैग। टैग का और सेंटेंस का, दोनों का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट, फिर टैग कहाँ रहेगा। दूसरा, द ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब टू बी याद है ना, इज एम आर वाज जो भी होते हैं, इन द स्टेटमेंट मैचेस द वर्ब यूज्ड इन द टैग। उसी वर्ब का उपयोग करते हैं, उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं जो सेंटेंस में होती है। थोड़ा सा वेरिएशन है कि नेम अगर किसी का है, सब्जेक्ट की जगह किसी का नाम है, तो फिर ही शी इट या दे में से किसी का उपयोग करते हैं। याद ही होगा, अगर वो नाम व्यक्ति पुरुष का है तो ही, महिला का नाम है तो शी, अजीवित वस्तु है तो इट, और प्लूरल है तो फिर चाहे जीवित हो या अजीवित, दे का उपयोग करते हैं। ये 3 नियम है जो याद रखना है। अब ये लिस्ट है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की, मेजर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो इनमें से कितनी याद हैं। इज एम आर प्रेजेंट की होती हैं, वाज वर पास्ट में, शैल विल फ्यूचर में, हैज हैव हैड परफेक्ट में, कैन कुड मॉडल्स होते हैं, मे माइट शुड वुड मस्ट ought टू, इतने से काम चल जाता है। और भी होती हैं, कुछ जोड़े में होती हैं, जैसे हैव बीन भी एक होती है, विल हैव हो सकती है, विल हैव बीन हो जाती है। तो विल हैव बीन होगा तो विल तो होगा ना, अपना काम चल जाएगा। ये मेजर हेल्पिंग वर्ब हैं। अब आज एक इंटरनल होमवर्क ये कि खुद से सवाल करो, इनमें से कितनी हेल्पिंग वर्ब तुम्हें याद हैं। सारी याद हैं तो खुद की पीठ थपथपा दो, बहुत अच्छे हो। एक दो याद ना हो तो धीरे से याद कर लेना, कोई नहीं जानता। अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है, हमें वही हेल्पिंग वर्ब रिपीट करना है। टेक फॉर एग्जांपल, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है तो इसे ले लेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगा देंगे आगे, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगेगा इजंट। सब्जेक्ट शी है तो इजंट शी। सेंटेंस नेगेटिव होता, शी इजंट कुकिंग फूड, तो फिर इज हेल्पिंग वर्ब ली जाती। नॉट चूंकि सेंटेंस में है तो हम नहीं लेते, बनता इज शी। ही हैज सीन द फिल्म, अफर्मेटिव है तो हैजंट ही, और ही हैजंट सीन द फिल्म तो हैज ही। आ रहा है फर्क समझ में। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होगा। अब इंग्लिश में 2 टेंस हम अलग से पढ़ेंगे, टेंस में इसको। तो अभी फिलहाल इतना सा कि 2 टेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट, डू हेल्पिंग वर्ब और नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। पहले से डोंट लिखा हुआ है तो नॉट हटा लेंगे, डू बचेगी। यही एस ई एस वाले केस में करते हैं। एस ई एस लगा है तो डजंट का उपयोग करेंगे, और डजंट लिखा है तो डज। सेकंड फॉर्म है तो डिडंट, और डिडंट लिखा है तो डिड। आई स्पीक इंग्लिश। अब आई स्पीक इंग्लिश में वो इतनी लंबी जो हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट थी वो बेकार हो गई, उनमें से कोई भी नहीं है। देन स्पीक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो होगा डोंट आई। यही सेंटेंस अगर होता आई डोंट स्पीक इंग्लिश, तब फिर टैग जोड़ता डू आई। ही फिल्स वाटर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब में एस लगा हुआ है, एस लगा है तो डजंट, और सब्जेक्ट है ही डजंट फिल वाटर। डजंट में से नॉट हटा लो तो डज ही। वी प्लेड क्रिकेट, प्लेड सेकंड फॉर्म है,
didn't we didn't play cricket, then did we। यहाँ तक का क्वेश्चन टैग का हिस्सा आप लोगों को आता भी होगा और नहीं आता तो इतना सीखा भी जा सकता है। अब हम कुछ बारीक बातों पे चर्चा करते हैं जहां गलती अक्सर होती है और अगर एग्जाम वगैरह दोगे तो फिर इनमें से ही ज्यादा पूछते हैं। शी इज कुकिंग फूड का नेगेटिव करवा टैग लगवा लें और तुम इजंट शी कह दो तो ये तो अंग्रेजी का अपमान होगा, इतने सरल नहीं दिए जाते। अब ये कठिन बनते हैं कुछ एक्सेप्शन से। हमेशा कुछ वेरिएशन पाए जाते हैं और उनके प्रति सचेत रहना होता है क्योंकि वही हिस्सा होता है जहां से ज्यादा पूछा जाता है, जहां हम सामान्य नियम याद होने के बाद भी गलती करते हैं। तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स विद नेगेटिव एडवर्ब। कुछ एडवर्ब नेगेटिव माने जाते हैं और हमारे दिमाग में नेगेटिव का मीनिंग नॉट से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि नॉट से ही मैक्सिमम नेगेटिव बनते हैं। तो एक तरह की रिदम बन जाती है कि नेगेटिव माने नॉट, अगर नॉट नहीं दिखे तो फिर हम उसे नेगेटिव मानने तैयार नहीं। द एडवर्ब नेवर माने कभी नहीं, सेल्डम यदा कदा कभी कभार, हार्डली मुश्किल से, रेयरली बहुत कम दुर्लभ रूप से, ये सब मीनिंग में नेगेटिव होते हैं। नेवर माने कभी नहीं, सेल्डम यदा कदा साल 6 महीने में, हार्डली मुश्किल से, रेयरली दुर्लभ रूप से। तो जब दुर्लभ रूप से कोई काम हो रहा है तो नेगेटिव ही है, हैव ए नेगेटिव सेंस। देन क्वेश्चन टैग इज नॉर्मली पॉजिटिव, तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे वी हैव नेवर सीन दैट, अब यहाँ नॉट नहीं है लेकिन नेवर नेगेटिव है, तो हैव तो है सहायक क्रिया तो हैव लिख लो, सब्जेक्ट है वी, हैव वी, हैवंट वी नहीं, हैव वी। ही सेल्डम कम्स हियर, वो यहाँ कभी कभी आता है। अब कभी कभी आता है मतलब नहीं के बराबर ही आता है, तो डज ही। शी रेयरली कुक्स राइस, वो कभी कभार ही चावल पकाती है, डज शी। अब ये सूचना कुछ लोगों को चौंका भी सकती है, परेशान कर सकती है। बहुत ध्यान से याद रखना, 90% अच्छे पेपर्स में, चाहे वो एनडीए का हो या सीटीएस का हो या एसएससी का, ये पूछा जाता है। स्टेटमेंट्स बिगिन विद आई एम, आई एम से जो स्टेटमेंट शुरू होते हैं, सीधा सीधा सेंटेंस अगर आई एम से शुरू होता है तो वी यूज द वर्ब फॉर्म आर फ्रंट आई, इसके साथ आरंट आई का उपयोग करते हैं। एमंट आई अंग्रेजी में नहीं होता। अब भले ही तुमने कभी कर दिया हो या तुम्हारे गुरुदेव ने कभी करवा दिया हो, अब उस सारी जानकारी को सुरक्षा लेना। आई एम का जब टैग बनाते हैं और सेंटेंस पॉजिटिव है, स्टेटमेंट है, तो एमंट आई नहीं होता, आरंट आई होता है। और ये आंट आई होता है, आरंट आई भी नहीं होता, आंट आई, आर नहीं बोलता। आई एम इंटेलिजेंट तो सीधा मन होता है कि कह दिया जाए एमंट आई, कितना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गलत होता है। एमंट आई इज नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश, ये अंग्रेजी में संभव नहीं है। ये होता है आंट आई, आरंट आई नहीं, आंट आई। आई एम रीडिंग ए बुक तो भी एमंट आई नहीं, आंट आई। याद रखना इस बात को, मुश्किल से गले उतरती है लेकिन सही यही है कि एमंट आई अंग्रेजी में नहीं होता। दूसरा, स्टेटमेंट्स हैविंग विल, शैल और कैन, ये 3 हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में हैं अपने वाक्य में, इनमें से इफ द स्टेटमेंट्स हैव विल, शैल और कैन, तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनती है वो थोड़ी सी अलग होती है। विल में जब नॉट लगाना होता है तो वैसा नहीं बनेगा जैसा इज में नॉट लगा के आपने बना दिया था, इसकी फॉर्म चेंज होती है, ये बनता है वांट। शैल में भी जब नॉट लगाना है तो शैंट। कैन में जब नॉट लगाना होता है तो डबल एन नहीं करते, कांट, सिंगल एन। व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, ही विल सिंग ए सॉन्ग में विल हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगाना है। सामान्य स्थिति होती तो विल में नॉट जोड़ देते, बन जाता, लेकिन विल में नॉट जोड़ के एक नया फॉर्म लिखा जाता है, वो होता है वांट। तो वांट सब्जेक्ट है ही, वांट ही विल सिंग ए सॉन्ग, वो गाना गाएगा, तो हम कंफर्म करेंगे कि नहीं गाएगा क्या। आई शैल रीड ए बुक
शैल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाना है तो शेंट आई। यू कैन प्ले चेस, तुम शतरंज खेल सकते हो। कांट यू, नहीं खेल सकते क्या। स्टेटमेंट्स बिगिन विद लेट्स, अभी एक दो दिन पहले हमने लेट से प्रपोजल वाली सेंटेंस बनाई थी, उनमें अगर टैग जोड़ना है तो वी यूज शैल बी आफ्टर सेंटेंसेस विद लेट्स। ये बात केवल लेट्स पे लागू होगी, लेट हिम पे नहीं। लेट्स में हमने उस दिन भी बात की थी कि ऐसा प्रपोजल होता है जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। लेट्स हम तब कहते हैं जब हम आओ हम या चलो हम का मीनिंग लाना चाहते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट बस, चलो हम अगली बस पकड़ते हैं। अब यहाँ टैग होगा शैल वी, चलें क्या। लेट्स गो होम, चलो हम घर चलते हैं, तो फिर पूछेंगे चलें, और वो जो चलें हिंदी का होता है वो इंग्लिश में होगा शैल भी। वन मोर थिंग विथ इम्परेटिव्स, समटाइम्स क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड विथ इम्परेटिव्स। इम्परेटिव के साथ जनरली नहीं लगती लेकिन कभी कभी लगा भी देते हैं। वी यूज वांट यू फॉर इनविटेशन। अब जो इम्परेटिव सेंटेंस है अगर वो निमंत्रण है, आमंत्रण या निमंत्रण है, तब आपको यूज करना है वांट यू का, क्योंकि वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। एंड विल यू और वुड यू का फॉर ऑर्डर्स, अगर आपने आदेश दिया था और टैग जोड़ना है। ओपन द विंडो एक ऑर्डर है, खिड़की खोलो। अब ओपन द विंडो जब हम ऑर्डर के रूप में बोल रहे हैं तो फिर टैग बनेगा विल यू, खोल दोगे क्या। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, फिर टैग लगेगा खोल दो। टेक ए सीट, बैठिए। इनविटेशन है तो वांट का उपयोग करेंगे, वांट यू, नहीं बैठ रहे क्या, क्या बैठ जाओ। इम्परेटिव में अगर इनविटेशन है तो वांट यू का उपयोग करते हैं, और ऑर्डर है तो विल यू या वुड यू का। अभी हमने देयर वाले कुछ सेंटेंस बनाए थे, जब कोई काम करने वाला नहीं होता तो फिर देयर का उपयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कल आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी। व्हेन वी यूज द देयर स्ट्रक्चर, देयर इज रिफ्लेक्टेड इन द टैग, तो टैग में सब्जेक्ट की जगह इसी देयर का उपयोग करते हैं, भले ही उसका मीनिंग नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, तो है क्या, देयर इज नथिंग रॉन्ग, तो इज हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे। नथिंग मतलब नो तो है, नेगेटिव है, फिर देयर लिख देंगे। इज देयर, देयर वरंट एनी प्रॉब्लम्स व्हेन यू कॉल टू मोहन, जब आपने मोहन से बात की तब समस्या नहीं थी, तो वर देयर थी क्या, वर हेल्पिंग वर्ब है, इसका उपयोग करेंगे। देयर सब्जेक्ट है, इसे ऐसा का ऐसा यूज करेंगे। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, फिर भी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जिसे याद नहीं है वो उसे याद कर ले। जिन लोगों को ये पता है दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, उनके लिए हम एडवांस लेवल पे कभी बातें करेंगे। लेकिन जिन्हें ये भी पता नहीं है उन्हें कम से कम पता होना चाहिए, और ये बातें एक बार तो सबको याद करना पड़ती हैं, और सबको याद करने की पहले शर्त होती है कोई बताए। अब जो ही आपको कुछ बताया जाता है उसे एक बार याद कर लो, जीवन भर के लिए वो अपनी हो जाती है। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की तो वो कोई मैंने खोज थोड़ी की थी, आपको पहले से पता था इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने कहा तुरंत गले उतर गई। एम पता नहीं था कि आई एम के साथ आंट करते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट हुआ कि ये क्या कहने लगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, स्टेटमेंट्स विद नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन एज द सब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम नोबडी या नोवन का उपयोग करते हैं, नोबडी या नोवन कोई नहीं, समबडी समवन कोई, एवरीबडी एवरीवन हर कोई या प्रत्येक कोई भी, जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो वी यूज द प्रोनाउन दे इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में नोबडी, समबडी, एवरीबडी नहीं लिखा जाता, इनके बजाय दे का प्रयोग करते हैं। एज ए रूल यू हैव टू रिमेम्बर इट कि जब somebody, nobody, anybody में से कोई भी सब्जेक्ट है तो फिर दे लिखा जाएगा। जैसे somebody wanted to borrow the bike, कोई बाइक उधार लेना चाहता है। somebody wanted to borrow the bike, कोई उधार लेना चाहता था। तो भले ही एक आदमी हो लेकिन हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं somebody कोई, तो कहा जाएगा didn't they। didn't क्यों, wanted सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो डिडंट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेटमेंट्स विद दिस, जो सेंटेंस दिस से शुरू होते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज दिस, अगर सब्जेक्ट के रूप में दिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो टैग में दिस नहीं कहते, वी यूज इट इन द टैग क्वेश्चन। टैग में इस दिस को इट में कन्वर्ट कर देते हैं।
दिस विल वर्क की हिंदी होती है ये चलेगा, ये काम करेगा। तो विल है, विल का वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, विल में नोट लगा के वांट लिखते हैं, तो पहले वांट। अब वांट दिस नहीं कहेंगे, कहा जाएगा वांट इट। दिस वांट वर्क ये नहीं चलेगा, वांट में से नॉट हटाएंगे तो डब्ल्यू वो नहीं बचेगा, बचेगी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब विल। और विल के बाद विल दिस नहीं कहा जाएगा, कहेंगे विल इट। नाउ सी वन इम्पोर्टेंट नोट, एक महत्वपूर्ण नोट सुनो। वी कैन यूज अफर्मेटिव टैग क्वेश्चंस आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हमने बात क्या की थी, सेंटेंस अफर्मेटिव है टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है टैग अफर्मेटिव होगा, उल्टे चलते हैं। लेकिन एक कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग आता है, तो फिर अलग बात हो गई ना, मतलब याद रखना चाहिए। टू एक्सप्रेस ए रिएक्शन, जब हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सच एज सरप्राइज जैसे आश्चर्य हो, या इंटरेस्ट अपनी रुचि हो उसमें, अगर ऐसी कोई फीलिंग व्यक्त करना है जो सरप्राइज बता रही है या हमारा इंटरेस्ट बता रही है, तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, टैग भी अफर्मेटिव होगा, नहीं बनेगा। जैसे यू आर मूविंग टू लंदन, तुम लंदन जा रहे हो, अब तुम लंदन जा रहे हो, आश्चर्य है ना। तो यू आर मूविंग टू लंदन, अब आरंट यू नहीं होगा, होगा आर यू। सही में हम जानना चाहते हैं कि ये हमारा मित्र लंदन जा रहा है, तो इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, यू आर मूविंग टू लंदन, आर यू। अब एक बहुत काम की चीज जो तुमने जीवन में कभी नहीं की है, आज से शुरू करते हैं, ईश्वर सफलता देगा। ईश्वर को प्रसन्न करने की इकलौती शर्त है प्रैक्टिस। इंटोनेशन, क्वेश्चन टैग इंटोनेशन। इंटोनेशन होता है आवाज का उतार चढ़ाव। अभी तो हम बिल्कुल सीधी गति में चलते हैं, हमारे सारे सेंटेंस एक ही मीटर पे होते हैं, जबकि सेंटेंस में उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए। वो इमोशंस जब उसमें जुड़ती हैं, मीनिंगफुली जब कोई लैंग्वेज बोली जाती है, तो फिर कुछ शब्द तेज बोलते हैं, कुछ धीमे बोलते हैं, कहीं हमें वॉल्यूम बढ़ाना होता है, कहीं घटाते हैं। तो जो टैग वाला इंटोनेशन है, वी यूज फॉलिंग इंटोनेशन ऑन क्वेश्चन टैग। हम गिरता हुआ, ये एक लाइन खींच दी है मैंने, देखना दिख रही है क्या, एक ऐसी तिरछी लाइन खींची हुई है ना, इसी आवाज की पिच मान लो, मतलब ऊपर से नीचे, शुरुआती हिस्सा जोर से, और फिर वो वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन। When we are checking information and we expect the listener to act, जब हम कोई जानकारी चेक कर रहे होते हैं, हमने जो कहा है वो सही है, हम केवल आपसे जानना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं सही है या नहीं है, तो जो इंटोनेशन होगा वो फॉलिंग होगा। फॉलिंग इंटोनेशन, पहला जोर से, उसके बाद वाला थोड़ा धीरे, सबसे अंत वाला बिल्कुल धीरे। जैसे इट इज ए लवली डे, आज का दिन सुंदर है, ये मैंने सूचना दी, इट इज ए लवली डे, आज का दिन अच्छा है। अब मैं तुमसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि जो दिन मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें भी अच्छा लग रहा है क्या, तो इजंट इट। अब इजंट इट को बोलना है फॉलिंग टोन में, मतलब इज जितनी जोर से बोलेगा, नॉट में वॉल्यूम कम होगा, और इट में बिल्कुल कम हो जाएगा। इजंट इट, इजंट इट, इजंट इट, गॉट इट, आई समझ में। इज जोर से, नॉट थोड़ा धीमे, और इट बिल्कुल धीमे। इजंट फॉलिंग टोन यूज की जाती है व्हेन वी वांट टू चेक सम इंफॉर्मेशन, या सुनने वाले से जब कंफर्मेशन लेना होता है तो टैग बोलता है। और राइजिंग इंटोनेशन इसका अपोजिट होता है। वी यूज राइजिंग इंटोनेशन टू आस्क ए रियल क्वेश्चन, जब किसी से सही में सवाल पूछना होता है, तो फिर राइजिंग, राइजिंग पहले का अपोजिट, पहले धीमे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। यू कुडंट डू मी ए फेवर, तुम मेरा समर्थन नहीं कर रहे, अब राइजिंग बोलना है। कुड यू, कुड यू, कुड धीमे, यू जोर। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग्स। अब जल्दी से बताओ, आज की क्लास कुछ लोगों को तो कठिन लगी होगी, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं, सीखना होती हैं, और इन्हें तो सीखना ही पड़ता है। अगर तुम्हें आज 50% हिस्सा भी समझ में आ गया, तो इन बातों को एक बार रजिस्टर में नोट करके और फिर उसे 2-3 बार पढ़ लो, यू विल गेट इट, समझ में आ जाएगी। फॉलिंग इंटोनेशन होता है ऊपर से नीचे, और राइजिंग होता है नीचे से ऊपर। जिन लोगों को मैक्सिमम सूचनाएं आज पहली बार मिली थी,
थिंग्स टेक टाइम टू सेटल, इन्हें सेटल होने में टाइम लगता है। बहुत जल्दी मत करोगे, हर चीज अब अगर तुम्हें आती है वही मैं बताऊं तो फिर हमारे यहाँ मिलने का फायदा क्या। मैं उतना ही बताता जाऊं जितना आप पहले से जानते हैं, और जो बाद में ज्वाइन किए हैं या अभी ज्वाइन नहीं कर पाए उन लोगों तक ये सूचना पहुंचा देना। ये यूट्यूब पे लिंक उपलब्ध रहती है और यू मे सी इट एट योर ईज, आप अपनी सुविधा से इसे देख सकते हैं। बट इट वॉज वेरी यूजफुल। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक एंड शेयर माई चैनल।